जितेंद्र कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट गढ़वा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत उत्तराधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे। द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदू धर्म मानने वाले सभी व्यक्तियों की चल व अचल संपत्ति के उत्तराधिकार व उसके बंटवारे के संबंध में चर्चा करती है और इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से बौद्ध धर्मावलंबी, जैन, सिख, लिंगायत, ब्रह्मो अनुयायी, प्रार्थना समाज के अनुयायी या ऐसा कोई व्यक्ति जो मुस्लिम न हो, क्रिश्चियन न हो, पारसी न हो या जैव धर्म का न हो और जो किसी रूढ़ी या प्रथा के अनुसार अन्य विधियों से संचालित नहीं होता हो, ये सारे लोग हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत इन सारे लोगों की संपत्ति का उत्तराधिकार व उसका बंटवारा निर्धारित होता है। हिंदू विधि के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखा हैं, एक मिताक्षरा शाखा, दूसरा दायभाग शाखा। मिताक्षरा शाखा जम्मू कश्मीर एवं असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू हैं। दायभाग शाखा असम और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में ही पाए जाते हैं। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत 4 स्कूल हैं, 4 उपशाखाएं हैं, जिसमें वाराणसी स्कूल, मिथिला स्कूल, महाराष्ट्र या मुंबई स्कूल, द्रविड़ या मद्रास स्कूल। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत 3 तरह की संपत्तियों के संदर्भ में उत्तराधिकार एवं चल अचल संपत्ति के बंटवारे के संदर्भ में नियम बताए गए हैं। पहला, कोपासनर प्रॉपर्टी, सहदायकी संपत्ति। दूसरा, किसी पुरुष द्वारा अर्जित संपत्ति की, चल अचल संपत्ति की उत्तराधिकार एवं बंटवारे संबंधी। एवं तीसरा, किसी स्त्री द्वारा पूर्ण रूप से धारित की गई चल अचल संपत्ति के उत्तराधिकार एवं बंटवारे के संदर्भ में चर्चा की गई है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में कोपासनर प्रॉपर्टी, सहदायकी संपत्ति के बंटवारे के संदर्भ में, उत्तराधिकार के संदर्भ में बताई गई है। हिंदू विधि के अंतर्गत कोपासनर का निर्माण 4 पीढ़ियों के अंतर्गत होता है। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति में 4 पीढ़ी तक आने वाले प्रत्येक उत्तराधिकारी उस संपत्ति में बंटवारे कराने का अधिकार रखता है और यह सहदायकी जो
है कोपासनरी जो है एक पीढ़ी के समाप्त होने के बाद नीचे की पीढ़ी क्रमशः सहदायकी में शामिल हो जाती है, और तो जो चौथा पीढ़ी होगा वहीं तक कोपासनर का निर्माण होगा। कोपासनर राइट जो होता है, कोपासनरी का अधिकार जो होता है, यह जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। बंटवारे के समय में अगर सहदायकी के सदस्यों को यह मालूम चल जाए कि कोई शिशु गर्भ में है, तो वो भी सहदायकी का हिस्सा हो जाता है, वो भी सहदायकी का भाग बन जाता है। 2005 हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आने के पूर्व केवल सहदायकी संपत्ति में, कोपासनर प्रॉपर्टी में पुत्रों को अधिकार था। पुत्रियों को कोपासनर प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं थे। लेकिन 2005 में द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया और इसके अनुसार अब सहदायकी संपत्ति में, कोपासनर प्रॉपर्टी में भी पुत्रियों को पुत्रों के बराबर अधिकार दे दिया गया। 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोपासनर प्रॉपर्टी की बंटवारा हो चुका है तो उसमें पुत्री का हक नहीं होगा, और इस धारा के उद्देश्य के लिए जो बंटवारा है, वह बंटवारे का मतलब है कि बंटवारा रजिस्टर्ड पार्टीशन के जरिए या सिविल कोर्ट के डिक्री के जरिए होना चाहिए। यानी कि किसी भी कोपासनर प्रॉपर्टी में अगर रजिस्टर्ड पार्टीशन नहीं है या सिविल कोर्ट का बंटवारा नहीं है, तो पुत्रियां भी पुत्र के समान उस कोपासनर प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त करने के उत्तराधिकारी हैं। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई पुरुष अगर स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी को छोड़कर मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। तो इसमें सीधा सा कानून है कि अगर कोई पुरुष चल या अचल संपत्ति छोड़कर मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो 9 प्रकार का श्रेणी है। और क्रमशः पहले श्रेणी के अगर उत्तराधिकारी हैं तो दूसरे श्रेणी के उत्तराधिकारी उसमें किसी भी तरह के हक प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते हैं। कोई भी हिंदू चल अचल संपत्ति छोड़कर मर जाता है स्वअर्जित, तो उसमें
जो अधिकार होता है, बेटा, बेटी, विधवा और माँ, ये 4 लोग फर्स्ट क्लास हेयर होते हैं, फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी होते हैं, क्लास 1 उत्तराधिकारी होते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की एक से अधिक विधवा है तो विधवा 1 शेयर प्राप्त करेंगी। 1 शेयर में सभी विधवाओं के बीच बराबर बराबर बंटवारा होगा। और फर्स्ट क्लास शेयर के अंतर्गत अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र का पुत्र या पुत्र की पुत्री, ये भी इसके अधिकारी होते हैं। और सेकेंड क्लास, अगर फर्स्ट क्लास का कोई भी उत्तराधिकारी उपलब्ध न हो तो सेकेंड क्लास के उत्तराधिकारी के रूप में पिता, और अगर पिता भी न हो तो बेटा के बेटी का बेटा या बेटा के बेटी के बेटी या भाई बहन, ये संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। धारा 14 के अंतर्गत कोई फीमेल महिला अगर संपत्ति को छोड़कर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति का जो बंटवारा है वह निम्न प्रकार से होता है। अगर स्व अर्जित प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटा, बेटी और पति उसके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन अगर किसी फीमेल को प्रॉपर्टी उसके मायके से मिला हो और उस स्त्री का कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो तो केवल पति उस संपत्ति का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी फीमेल का है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटा, बेटी और पति इसके उत्तराधिकारी होंगे। अगर बेटा, बेटी नहीं है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर खरीदगी भूमि है तो उसमें पति का अधिकार होगा। लेकिन अगर बाल बच्चे नहीं हैं, पिता, पुत्री और पुत्र नहीं हैं, तो अगर वह प्रॉपर्टी महिला को उसके मायके वालों से मिला हो, उसके पिता के जरिए मिला हो, तो पुत्र पुत्री नहीं होने की स्थिति में पति को उसमें कोई राइट नहीं होगा और वह संपत्ति उनके पिता के उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाएगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी पति के पिता के जरिए प्राप्त हुआ हो और कोई भी पुत्र या पुत्री उस मृतक महिला की नहीं है तो यह प्रॉपर्टी उसके पिता के उसके पति के उत्तराधिकारियों के पास चली जाएगी। यह उत्तराधिकार से संबंधित कुछ नियम है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। आप सभी लोगों को धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।